हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन जिस तंत्र के द्वारा होता है, मतलब हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा तंत्र है जो उत्सर्जन का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, तो उत्सर्जन कहलाती है। और यह व्यवस्था जिस तंत्र के द्वारा होती है वह क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर क्या होता है? हम सब कुछ खाते हैं, डेली रूटीन में हम खाना मतलब चपाती भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो हम ये सब चीजें खाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो अच्छे फूड पार्ट्स होते हैं, जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो तो क्या होता है? हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन पदार्थों को ये उत्सर्जन तंत्र जो है वो शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। तो ये कहलाता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। और यह प्रोसेस जिस तंत्र के द्वारा होता है वह कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, उत्सर्जन शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो मेरे पीछे के लेक्चर्स थे उसमें भी मैंने आपको बताया, मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका मानव शरीर की सबसे मूलभूत, सबसे छोटी इकाई है। क्या है? कोशिका है। तो शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं? इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया करती है, उत्सर्जन की क्रिया करती है। अब देखिए, उत्सर्जन के अंदर कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया। अमोनिया जो है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, यदि उसमें अमोनिया की मात्रा है तो वो अमोनिया शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। इसके अलावा यूरिया शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, यूरिक एसिड शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ, जिन पदार्थों की शरीर में आवश्यकता नहीं है, जिन पदार्थों का हमारी बॉडी में कोई महत्व नहीं है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और यह प्रोसेस सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, पक्षियों में, जंतुओं में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब लिविंग जितने भी जीवित प्राणी है सभी के अंदर ये प्रोसेस होता है। और सभी जीवों के अंदर अलग अलग पदार्थ होते हैं जो उनके शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार। अब देखिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इन पदार्थों का संचय प्राणी शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है। अब इन पदार्थों का संचय कैसे होता है? उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है। मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं और मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा ही क्या होता है? बॉडी के अंदर उपापचयी क्रिया संपन्न होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये सब क्रियाएं जो है वो उपापचयी क्रिया कहलाती है। और इन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा इन पदार्थों का संचय बॉडी में होता है। और अब देखिए, ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। और इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को ही शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, जिनको उपापचयी क्रियाओं के द्वारा पहले बॉडी में संचय किया जाता है और फिर उत्सर्जित तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, इन पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इन पदार्थों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा होता है? बॉडी में प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है, इनका संचय बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है और उसके बाद में अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इन पदार्थों का उत्सर्जन बॉडी में किडनी द्वारा होता है। देखिए, मनुष्य के अंदर जो है इन पदार्थों का उत्सर्जन, बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे किडनी बोलते हैं या वृक्क बोल दो हिंदी में, या फिर आप इसको गुर्दे बोल सकते हैं। इनके द्वारा इन पदार्थों का उत्सर्जन शरीर से किया जाता है।
और CO2 का उत्सर्जन, अब मैंने आपको बताया था CO2 का भी उत्सर्जन होता है, तो CO2 का उत्सर्जन कौन करेगा? फेफड़ों के द्वारा। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको फेफड़ों के बारे में पूरा डिटेल बताया था, लंग्स के बारे में। तो उसमें हमने देखा था CO2 जो है वो शरीर से बाहर उत्सर्जित की जाती है और O2 को हम ग्रहण करते हैं। तो देखिए CO2 का उत्सर्जन बॉडी में फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ही उत्सर्जन तंत्र का काम है। मतलब ये जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित किया जाता है, यह प्रोसेस तो उत्सर्जन कहलाता है। और इन पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। और इनमें वृक्क जो है, किडनी जो है मनुष्य के अंदर, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ देखे थे, तो उनका हम डिटेल देख लेते हैं कि किन किन प्राणियों में कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया जल में घुलनशील व अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। अमोनिया जो है वो बॉडी में क्या है? जल के अंदर घुलनशील भी होता है और अत्यंत विषैला होता है। और अमोनिया इतना विषैला है कि इसको बॉडी में रोका नहीं जा सकता। अगर ये विषैली है तो इसको शीघ्रता से, मतलब जितनी जल्दी उपापचय क्रिया संपन्न हुई, इसका संचय हुआ और तुरंत बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि यह पदार्थ क्या है? एक विषैला है, एक टॉक्सिक पदार्थ होता है। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जंतु अमोनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। जो जंतु अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे प्राणी अमोनोटैलिक जंतु कहलाते हैं। मैंने आपको बताया जंतुओं की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग जंतु अपने शरीर से अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो है, उत्सर्जित पदार्थ अपने शरीर से उत्सर्जित करता है। तो हम इसमें सबसे पहले देख रहे हैं अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाए? अमोनोटैलिक प्राणी कहलाए। देखिए, अमोनिया उत्सर्जन की यह क्रिया क्या कहलाती है? एमोनोटैलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? एमोनोटैलिज्म। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी तो अमोनोटैलिक कहलाए, और अमोनिया को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया अमोनोटैलिज्म कहलाती है। अब अमोनिया उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह जल में घुलनशील है, और घुलनशील होने के कारण जैसे ही बॉडी में उपापचय क्रिया के द्वारा इसका संचय हुआ, वैसे इसको बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। और किसके साथ? जल के साथ, मतलब लिक्विड रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मछली में। उभयचर प्राणियों के अंदर, उभयचर प्राणियों में कौन आते हैं? जैसे मेंढक वगैरह। इसके अलावा जलीय कीट, इन प्राणियों के अंदर शरीर से बाहर उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? अमोनिया। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक पदार्थ, अमोनोटैलिक जीव कहलाते हैं। और अमोनिया उत्सर्जन करने की प्रक्रिया अमोनोटैलिज्म कहलाती है। अब हम सेकंड बात करते हैं यूरिया। देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य के लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ बाहर उत्सर्जित होता है, वो कौन सा पदार्थ होता है? यूरिया उत्सर्जित होता है। ओके। और यूरिया का निर्माण, मैं आपको बता दूं, आपके बुक में नहीं है, लेकिन यूरिया का निर्माण हमारी बॉडी में यकृत के द्वारा अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यकृत ये काम करता है। बॉडी में यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन करता है। और स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, यूरिया का फॉर्मूला बताइए। तो स्टूडेंट्स, NH2CONH2, इसके अलावा CONH2, ये इसका क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है। अब देखिए, जल में घुलनशील, यूरिया क्या है? जल में घुलनशील है, बट अमोनिया से कम विषैला है। मैंने आपको बताया अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ है, इसलिए इसको तुरंत उत्सर्जित करना पड़ता है। लेकिन यूरिया इतना विषैला पदार्थ नहीं है, इसलिए इसे शरीर में अधिक समय तक रोका जा सकता है। अब देखिए, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है। मैंने आपको बताया कि कोशिकाएं किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। और इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? हमारी बॉडी में यकृत करता है। यकृत यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है, जिसे किडनी द्वारा निष्पंदन करके उत्सर्जित कर दिया जाता है। और जिसे बॉडी में, हमारी बॉडी में किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? किडनी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। किडनी, वृक्क, गुर्दे के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यूरिया उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरोटैलिक कहलाते हैं।
कहने का मतलब है कि स्तनधारी में कौन आते हैं, सभी मनुष्य, सभी प्राणी वर्ग आ जाते हैं। तो स्तनधारी जीव जो है वो जीव क्या कहलाएंगे, यूरोटैलिक जीव कहलाएंगे। इसके अलावा समुद्री मछलियां इसका एग्जाम्पल है। तो हमने अमोनिया की बात कर ली स्टूडेंट्स, हमने यूरिया की बात कर ली। अब थर्ड हम देखते हैं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल हम देखते हैं तो यूरिक अम्ल कम विषैला है और जल में लगभग अघुलनशील है। कहने का मतलब है कि ये जल में घुलनशील नहीं है और टॉक्सिक भी, विषैला भी यह नहीं है। यूरिक एसिड को बहुत कम जल के साथ गुलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ये जल में घुलनशील नहीं है तो इसको उत्सर्जित करने के लिए जल की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको जो शरीर से बाहर फूड पार्टिकल उत्सर्जित किए जा रहे हैं उनको या तो पेस्ट के रूप में या गुलिकाओं के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। जैसे आप जानते हैं पक्षियों की जो विष्ठा होती है वो आपने देखी होगी, वो या तो आपने देखी होगी बीट के रूप में या पेस्ट के रूप में शरीर से बाहर वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो क्यों उत्सर्जित करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका जो विष्ठा है, जो उनका फूड पार्टिकल है, जो यूरिक एसिड है, वो जल में अघुलनशील है या बहुत कम घुलनशील है, इसलिए उनको जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो वो किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में बॉडी से बाहर उत्सर्जित करते हैं। देखिए कम विषैला, जल में लगभग अघुलनशील है और यूरिक अम्ल को बहुत कम जल के साथ गुलिकाओं या पेस्ट के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक नहीं, यूरिकोटैलिक, क्योंकि यूरिक एसिड है तो इसको, ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक जीव कहेंगे। स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, अमोनोटैलिक। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, यूरियोटैलिक। और यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक जीव कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, पक्षी, सरीसृप मतलब एवीज, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट, इनमें अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इनमें किसको, अमोनिया को किस में परिवर्तित किया गया, यूरिक एसिड में, और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और उसे बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। उत्सर्जन की विधि को क्या बोलते हैं, यूरिको उत्सर्जीकरण कहलाती है। यूरिक एसिड के उत्सर्जन की विधि क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, यूरिको उत्सर्जीकरण कहलाएगी। और ये जीव क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक जीव कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से जीवों में कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित है। अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया, यूरिक एसिड देख लिया, और ये उत्सर्जित करने वाले जीव क्या क्या कहलाते हैं, इनके बारे में हमने अभी तक देखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानव उत्सर्जन तंत्र की हम बात करते हैं। ये तो अभी तक हम देख रहे थे कि क्या क्या पदार्थ शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, अभी तक तो हमने ये देखा। अब हम बात करेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो आपस में मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्रित कर उनका निष्कासन करता है। एक तो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र था। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की। इसके अंदर क्या है, तरल अपशिष्टों को एकत्रित कर उनका निष्कासन किया जाता है। अब देखिए इस तंत्र में दो वृक्क कितने होते हैं, दो तो किडनी होती है, एक क्या होता है, मूत्राशय होता है, एक होती है मूत्रवाहिनी और एक होता है मूत्र मार्ग। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे पूरा डायग्राम इजीली। देखिए ये हमारा डायग्राम है उत्सर्जन तंत्र का। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर दो किडनी दिखा दी, दो वृक्क हो गए, एक तो दायां वृक्क हो गया और एक बायां वृक्क हो गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर यहां से मैंने आपको बताया सीधा जाता है, ये क्या आ गई, यहाँ पे मूत्र वाहिनी आ गई, ये आ गई मूत्र वाहिनी। उसके बाद में ये मूत्र वाहिनियां किस में आकर मिल रही है, मूत्राशय में मिल रही है, और मूत्राशय लास्ट में किस में आकर मिल रहा है, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम हमारा है उत्सर्जी तंत्र का। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम बताएंगे कि आगे हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा ये दायां और बायां दो वृक्क में डिवाइड होता है। इसके अलावा इनमें वृक्क शिरा पाई जाती है, वृक्क ध्वनि पाई जाती है। ये वृक्क शिरा और वृक्क ध्वनि क्या क्या कार्य करती है, किस प्रकार से ब्लड के अंदर से अच्छे फूड पार्टिकल्स को या फिर अच्छे मिनरल्स को, अच्छे पदार्थों को जो है इनमें छनने का काम होता है, किस प्रकार से जो है वेस्ट प्रोडक्ट मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय तक पहुंचते हैं और मूत्र
मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर वृक्क के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वृक्क की। वृक्क को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? किडनी। वृक्क को बोलेंगे किडनी। देखिए, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। वृक्क क्या है, किडनी क्या है, गुर्दे क्या है? मानव का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब देखिए, स्थिति और विकास की अवस्था के आधार पर वृक्क 3 प्रकार के होते हैं। जब स्थिति और विकास, कहने का मतलब यह है कि मानव के भ्रूण अवस्था से लेकर जब तक वो वयस्क अवस्था में पहुंचता है, उसका विकास होता है, उसके आधार पर किडनी का भी विकास होता है। तो उसी विकास के आधार पर ही किडनी को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो किडनी का सबसे पहला भाग क्या होता है? प्रोनेफ्रोज। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनेफ्रोज। सेकंड मीजोनेफ्रोज एंड तीसरा प्रकार है मेटानेफ्रोज। कशेरुकियों में भ्रूणीय संरचना में इस प्रकार का नेफ्रोज या इस प्रकार का वृक्क पाया जाता है। स्टूडेंट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर वृक्क किस प्रकार का पाया जाएगा, तो आप बताएंगे प्रोनेफ्रोज प्रकार का पाया जाएगा। फिर आप बताएंगे कि बात करते हैं मेटानेफ्रोज। अब स्टूडेंट देखिए, मनुष्य के अंदर जो है उत्सर्जी अंग जो है, वृक्क जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है? मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। किनमें? मनुष्य के अंदर। अब देखिए, वयस्क अवस्था में उत्सर्जी अंग कौन सा रहेगा? मेटानेफ्रोज कहलाएगा। किनके अंदर? मानव के अंदर। और भ्रूणीय अवस्था में क्या थे? प्रोनेफ्रोज प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए। तो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानव के अंदर किस प्रकार के वृक्क, किस प्रकार के जो है उत्सर्जी अंग या फिर वृक्क पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मेटानेफ्रोज प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम देख रहे हैं वृक्क के बारे में, मतलब किडनी तो मानव के अंदर एक उत्सर्जी पदार्थ की उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करता ही है। इसके अलावा भी कई ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट है जो एक उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। तो हम वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, इनके बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इनके अलावा भी ये सारे तो जो है ये उत्सर्जी अंग के भाग है, उत्सर्जन तंत्र के पार्ट है। लेकिन उत्सर्जन तंत्र के अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट हैं बॉडी में जो उत्सर्जन का काम करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करें तो त्वचा की बात करते हैं। त्वचा किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है? आप जानते हैं त्वचा पसीने के थ्रू बॉडी से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। फिर आप फेफड़े की बात करें तो फेफड़े के अंदर आप जानते हैं कि CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का काम करता है। अब हम यकृत की बात करें तो यकृत के अंदर जो है वो पित्त वर्णक और पित्त लवण बनते हैं, उनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का काम करता है। इसके अलावा आंत भी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। तो वृक्क के अलावा ये बॉडी पार्ट्स भी ऐसे हैं बॉडी के अंदर हमारे जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब देखिए, यकृत क्या करता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, मैंने आपको बताया। आंत क्या करेगा? पित्त लवण उत्सर्जन करने का काम करेगा। और इसके अलावा त्वचा क्या करेगी? जल व खनिज लवण का उत्सर्जित करने का काम करेगी। फेफड़े क्या करेंगे? CO2 और जल को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का काम करेंगे। CO2 को मोस्टली किसको उत्सर्जित करते हैं? फेफड़े CO2 को उत्सर्जित करने का काम करते हैं। अब देखिए, वृक्क का आकार कैसा होता है स्टूडेंट्स? वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है तथा रंग कैसा होता है वृक्क का? या तो एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन में लाल रंग, या फिर देंगे गहरे भूरे कलर का, सेम की आकृति का होता है वृक्क। तो इनमें से दो कोई भी आ जाए तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप या तो लाल रंग आए तो लाल रंग पे टिक करना है, या फिर गहरे भूरे कलर का वृक्क का आकार कलर होता है। वृक्क शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। किडनी क्या करता है? शरीर से लगभग 75 से 80% तरल पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का काम करता है। अब वृक्क की स्थिति क्या है? बॉडी में वृक्क है कहाँ पे स्थित? देखिए, उदर गुहा में अमाशय के पीछे, स्टमक के पीछे, पीठ की ओर कशेरुक दंड। कशेरुक दंड का मतलब क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड जो होती है उसके दाएं और बाएं भाग में स्थित होता है। इसकी स्थिति ऐसी होती है, दाएं और बाएं भाग में कशेरुक दंड में, उदर गुहा के अमाशय के पीछे उदर गुहा में, और पीठ के कशेरुक दंड के दाएं और बाएं भाग में स्थित होता है। ये इसकी स्थिति है कि बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर है वृक्क की। ये स्ट्रक्चर किसकी है? वृक्क की है। अब इसकी जो विभिन्न पार्ट है, देखिए यहाँ पे मूत्रवाहिनी है,
ये वृक्क ध्वनि, वृक्क शिरा, यहाँ पे हाइलम शो कर रखा है, ये वल्कुट है, ये मेडुला है, ये पिरामिड्स है, इसके अलावा ये बर्टीनी के वृक्क स्तंभ है। ये सब इसके क्या है, ये इसके पार्ट हैं जो किसमें काम देते हैं, उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हाइलम भाग का क्या काम है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। कहाँ पे होती है, मध्य सतह पर, यहाँ पर एक खांच होती है, इसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और हाइलम ऐसी जगह है जहाँ पर वृक्क धमनी और तंत्रिका तो प्रवेश करते हैं, इसके अलावा वृक्क शिरा और लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी बाहर की तरफ निकलती है। देखिए वृक्क ध्वनि प्रवेश करेगी और इसके अलावा तंत्रिका प्रवेश करेगी, लेकिन वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी जो है वो उत्सर्जित होती है, शरीर से बाहर की तरफ यहाँ से निकलती है। ये भाग यहाँ पे कौन सा भाग कहलाता है, हाइलम भाग कहलाता है। ओके और फिर देखते हैं वृक्क के मोस्टली कितने भाग बताए गए हैं, दो भाग। भारी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को बोलेंगे मेडुला। देखिए स्टूडेंट्स ये वृक्क है, इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसका जो बाहरी भाग है, बाहरी लेयर है, इसको बोलेंगे वल्कुट या कॉर्टेक्स। इसका जो भीतरी भाग होता है इसको बोलते हैं मेडुला। यहाँ पे देख लिया हाइलम, ये देख लिया कॉर्टेक्स और ये देख लिया मेडुला। फिर आगे भाग देखिए, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन नलिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन की डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि वृक्क जो है वो कई लाख उत्सर्जन नलिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और उनको ही क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। उन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। अब किडनी का वजन मोस्टली लगभग कितना होता है, 150 ग्राम होता है। अब देखिए हमने इसके दो भाग देखे थे, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। अब देखिए मेडुला के वे भाग जो कॉर्टेक्स में धसे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये मेडुला भाग है, इस मेडुला के भाग जो है जो कॉर्टेक्स में धसे हुए हैं, इसका ये वाला भाग कौन सा है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स भाग है, और ये इसका अंदर वाला भाग कौन सा है, मेडुला भाग है। अब ये मेडुला वाला भाग जब कॉर्टेक्स में धसा हुआ है, ये देखिए ये धसा हुआ भाग है, कॉर्टेक्स में धसा हुआ ना, बाहर की तरफ धसा हुआ है अंदर वाला भाग, तो ये क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पिरामिड। इसके अंदर मेडुला भाग किसमें धसा हुआ है, कॉर्टेक्स में धसा हुआ है। इसके अलावा कॉर्टेक्स भाग जो है वो मेडुला में धसा हुआ है। देखिए बीच में ये हॉल लाइक स्ट्रक्चर जगह जगह पे मैंने आपको दिखा रखी है। इनको क्या बोलते हैं, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। मतलब मेडुला भाग यदि कॉर्टेक्स में धसा हुआ है, कॉर्टेक्स में देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये धसी हुई ये वाली स्ट्रक्चर पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये कहलाएंगे वल्कुट पिरामिड। इसके अलावा वल्कुट भाग, ये जो बाहरी भाग अंदर की तरफ धसा हुआ है, अंदर की तरफ, क्योंकि बाहरी भाग तो अंदर की तरफ ही धसेगा ना, तो यह भाग अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया। उस डायग्राम में भी हमने देखा था मूत्रवाहिनी, फिर उसके बाद में मूत्राशय में खुलती है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा हमने इसमें हाइलम देख लिया, वल्कुट भाग देख लिया, मेडुला देख लिया, इसके अलावा वल्कुट पिरामिड देख लिए, इसके अलावा हमने बर्टीनी के वृक्क स्तंभ के बारे में इसमें देख लिया। अब वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, मैंने आपको बताया वृक्क कई लाख उत्सर्जी नलिकाओं से मिलकर बना है जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन कितने भागों का मिलकर बना हुआ और क्या इसका रोल है, देखिए हम देखते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन दो भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं बोमेन संपुट और दूसरा होता है वृक्क नलिका या रीनल ट्यूब्यूल। अब सबसे पहले हम देखेंगे बोमेन संपुट क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन की संरचना में सबसे मुख्य एक प्यालेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमने स्ट्रक्चर देखी थी, किसकी, वृक्क की स्ट्रक्चर देखी। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो बोमेन संपुट और वृक्क नलिका में डिवाइड होता है। तो वृक्क नलिका भी समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका में डिवाइड होगी, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले बात आ रही है बोमेन संपुट की। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे बोमेन संपुट कहाँ है, ये वाला भाग इसमें क्या है, बोमेन संपुट है। अब देखिए ये कैसी स्ट्रक्चर है, एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है। बोमेन संपुट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, एक प्यालेनुमा शेप में दिखाई दे रही है, या फिर एक कप लाइक स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं।
बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। अब इस बोमेन संपुट के अंदर देखिए ब्लू ब्लू मैंने शो कर रखा है, ये इसमें क्या है, अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छा है। ये क्या है, एक केशिकाओं का गुच्छा है। इस केशिकाओं के गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखी एक कपलाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कपलाइक स्ट्रक्चर के अंदर अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस का एक शिरा तो वृक्क धमनी से जुड़ा है, जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। अब इस बोमेन संपुट का एक भाग तो किससे जुड़ा हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, वृक्क धमनी से जुड़ा रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसको आपको बताया था कि वृक्क धमनी वृक्क शिरा हम पढ़ेंगे। इसका ये वृक्क धमनी वाला शिरा जो है ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, बोमेन संपुट से जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक भाग तो किससे जुड़ा हुआ हो गया, वृक्क धमनी से जुड़ा हुआ हो गया। और ये वृक्क धमनी क्या करेगी, ये बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाने का काम करती है। और इसका दूसरा सिरा वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है, यह स्वच्छ रक्त को ले जाने का काम करती है। देखिए स्टूडेंट्स ये बोमेन संपुट हमारा, इस बोमेन संपुट में ये जो केशिकाएं हैं ये आ गई ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसका एक शिरा जो है वो तो आ जाएगा वृक्क धमनी से जुड़ा हुआ। वृक्क धमनी तो क्या करेगी, गंदा रक्त लाने का काम करेगी। गंदा रक्त क्यों, क्योंकि उसमें अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे। इसके अलावा इसका दूसरा सिरा वृक्क शिरा से जुड़ा हुआ रहेगा। ये वृक्क शिरा क्या करेगी, शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करेगी, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। अब ये बात हो गई किसकी, बोमेन संपुट की, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट में आपको बताई थी वृक्क नलिका। वृक्क नलिका क्या है, यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है। यहाँ पे बोमेन संपुट समाप्त हुआ, यहाँ से शुरू हो जाती है वृक्क नलिका। इसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे किससे जुड़ा रहता है, मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से, संग्रह नलिका से जुड़ा होता है। अब देखिए इसके प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। अब बोमेन संपुट का यहाँ से शुरू हो गया वृक्क नलिका वाला भाग। अब इसका ये जो पास वाला भाग है इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पे हो गई समीपस्थ कुंडलित नलिका स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाएगी ये नलिका, तो इसमें यू लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाएगी, ये यू लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, हेनले लूप कहलाएगी। इसका मध्य भाग जो क्या कहलाएगा, हेनले लूप कहलाएगा, यू शेप वाला। इसके अलावा इसका अंतिम भाग क्या कहलाएगा, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाएगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि वृक्क नलिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स देखे हमने, एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा हेनले लूप और तीसरा दूरस्थ नलिका। स्टूडेंट्स इनके जो वर्क है, इनके जो कार्य हैं, वो जब हम मूत्रण का जो प्रोसेस पढ़ेंगे, मूत्र विसर्जन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें हम इनके कार्य पढ़ेंगे कि ये कैसे कार्य करती है और किस प्रकार से इनके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे हम सिर्फ जो है इनके अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सा पार्ट किस प्रकार होता है और किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो हमने बोमेन संपुट देखा, बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस होता है केशिकाएं, इसका ऊपर एक भाग जुड़ा रहता है वृक्क धमनी से, दूसरा भाग जुड़ा रहता है वृक्क शिरा से। दूसरा हमने देखा वृक्क नलिका, इसमें हमने तीन भाग देखे, एक तो समीपस्थ नलिका, दूसरा हेनले लूप और तीसरा दूरस्थ नलिका। अब देखिए स्टूडेंट्स इनके अलावा मैं आपको हेनले लूप की थोड़ी सी डिटेल बता दूं तो देखिए हेनले लूप की डिटेल जब हम करते हैं, वृक्क नलिका के मध्य में यू शेप का नलिकाकार भाग होता है। मैंने आपको बताया नलिकाकार भाग होता है। इसकी दो भुजाएं होती हैं, अवरोही और आरोही। अवरोही भुजा पतली और समीपस्थ नलिका से जुड़ी रहती है। देखिए स्टूडेंट्स ये यू शेप आकार था हेनले लूप, ठीक है। इसकी दो भुजाएं हैं, एक तो है आरोही भुजा और दूसरा भाग कौन सा है, अवरोही भुजा। अब स्टूडेंट्स हेनले लूप का अवरोही भुजा किससे जुड़ा हुआ है, समीपस्थ नलिका से, और आरोही भुजा किससे जुड़ी होती है, दूरस्थ नलिका से। तो स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हेनले लूप की अवरोही भुजा जो है वो कौन सी नलिका से जुड़ी होती है, कौन से भाग से जुड़ी होती है, आप बताएंगे समीपस्थ नलिका से। इसके अलावा आरोही भुजा पूछ ले तो आप बताएंगे दूरस्थ नलिका से जुड़ी होती है ना। तो ये हमने देखा हेनले लूप के कौन कौन से पार्ट है या हेनले लूप किन किन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए संग्रह नलिका क्या होती है। संग्रह नलिका देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक भाग है संग्रह नलिका। अब ये संग्रह नलिका क्या है, बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक मोटी संग्रह नलिका का निर्माण करती है और इस भाग में अनेक वृक्क नलिकाएं खुलती है और लास्ट में ये किसमें खुल जाती है, संग्रह नलिका मूत्राशय में खुल जाती है। तो इस डायग्राम में हमने इनके जो है प्रत्येक भाग के बारे में देखा। किसके भाग के बारे में देखा, नेफ्रॉन के भाग के बारे में देखा। और नेफ्रॉन क्या था,
वृक्क जो है वो अनेक नलिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, नेफ्रॉन का निर्माण कर लेती है। तो हमने वृक्क की पूरी स्ट्रक्चर देखी इसके अंदर। उसके बाद में नेफ्रॉन जब नाम आया तो नेफ्रॉन का पूरा डिटेल देखना जरूरी था, नेफ्रॉन का प्रत्येक पार्ट देखना जरूरी था, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रत्येक पार्ट देखा। इसमें हमने सबसे पहले देखा बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में हमने ग्लोमेरुलस देखा, है ना, इसका समीपस्थ भाग, इसका एक भाग वृक्क धमनी, दूसरा भाग वृक्कशिरा से जुड़ा हुआ रहता है। फिर हमने वृक्क नलिका देखी, तो वृक्क नलिका में हमने समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और हेनले लूप देखा। और हेनले लूप में भी हमने क्या देखा कि हेनले लूप की दो भुजाएं होती है, एक तो अवरोही भुजा होती है और सेकंड आरोही भुजा होती है। ओके, उसके बाद में हमने संग्रह नलिका देखी, और संग्रह नलिका किसमें खुल जाती है, मूत्राशय में खुल जाती है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नेफ्रॉन के जो है पार्ट है, जो किस प्रकार से उत्सर्जित पदार्थों को या रक्त को ले जाने का काम करती है। अब स्टूडेंट्स इसी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम मूत्र का जो श्रावण है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको जो है इसका पूरा क्लियरली जो सब कुछ डिफाइन कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने पूरा वृक्क के बारे में पढ़ लिया है और पूरा जो स्ट्रक्चर, किडनी की स्ट्रक्चर हमने देख ली है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे वृक्क के बारे में। तो आज देख लिया है, नेक्स्ट हम देखेंगे मूत्राशय के बारे में, इसके अलावा मूत्र वाहिनियों के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में, और इसके अलावा मूत्र का उत्सर्जन करने की जो प्रोसेस होती है, मूत्रण की प्रोसेस जो होती है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आगे वाले लेक्चर के अंदर पूरा जो है स्टडी करेंगे। मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है, मूत्र में जो उत्सर्जित पदार्थ है उनमें से इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स किस प्रकार से जो है बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस उत्सर्जन तंत्र को जो है, उत्सर्जन तंत्र वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।